चलिए नमस्कार साथियों। आज हम संविधान में आपको कल बताए थे अनुच्छेद 87 तक बताए थे। आज उसके आगे से आपको बताएंगे। एक बार हम रिवीजन कर दे रहे हैं जो आपको इसके पहले बताए थे। ठीक है, आपको हम बताए थे कल के वीडियो में अनुच्छेद 74 से बताए थे। अनुच्छेद 74 बताए थे, 75 से लेके 87 और 88 अनुच्छेद तक आपको बताए थे। ठीक है, आज उसके आगे से आपको बताएंगे। देखिए अनुच्छेद 74 जो है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 74 कहता है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 75 कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ठीक है, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति है और 75 1 2 3 करके ऐसे हैं। तो 76 जो होता है, अनुच्छेद 76 है महान्यायवादी, जिसे हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं। ठीक है, महान्यायवादी का मतलब होता है भारत सरकार का वकील। ठीक है, अनुच्छेद 76 में बहुत पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जानकारी में याद कर लीजिएगा, रखे रहिए कि 76 क्या है, भारत सरकार का वकील। इसको जो है अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। और वहाँ है देश में, और जब हम प्रदेश में आएंगे, राज्यों में आएंगे तो यहाँ महाधिवक्ता हो जाता है, ये राज्य सरकार का वकील हो जाता है। ठीक है, तो जो महान्यायवादी होता है इसका जो है पारिश्रमिक मिलता है, ना कि वेतन। ये राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत होते हैं। ठीक है, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, इनको पारिश्रमिक मिलता है, वेतन नहीं, लेकिन वेतन मानक निर्धारित कर दिएगा 2.5 लाख रुपए। ठीक है, ये जो है प्राइवेट अपना दूसरा कार्य कर सकता है, साइड से अपना प्रैक्टिस कर सकता है, बशर्ते सरकार के विपक्ष में कोई ऐसा कार्य न करे। ठीक है, इस और अपना प्रैक्टिस कर सकता है। और ये राष्ट्रपति के जो है प्रसाद पर्यंत होते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब जब तक राष्ट्रपति का प्रसाद रहेगा, यानी जब तक वो चाहेंगे तब तक अपने पद पे रहेंगे, नहीं तो क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ, हाँ, महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 हो गया। अनुच्छेद 77 बताए थे, कोई भी कार्य जो होगा वो सब राष्ट्रपति के नाम से होगा। ठीक है, कोई भी कार्य, जितने भी कार्य किए जाएंगे सब राष्ट्रपति के ही नाम से किए जाएंगे। इसके बाद अनुच्छेद 78 आता है, ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है 78। इसमें आप ये जानिए कि प्रधानमंत्री के दायित्व या कर्तव्य। अनुच्छेद 78 कहता है प्रधानमंत्री के दायित्व या कर्तव्य। कहने का मतलब प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि जो भी योजना पर चालू करें या कुछ करें, राष्ट्रपति को सूचित करें, अनुच्छेद 78 के तहत। इसके बाद अनुच्छेद 79 आया, 80 आया, 81, 82। 79 है संसद। संसद आप जानते हैं देश की जो है, जो हमारे भारत की जो विधायिका है उसी का नाम संसद है। ठीक है, ये अनुच्छेद 79 में है। संसद कितने लोगों से मिलकर बनी है, हम आपको बताए हैं। संसद 3 लोगों से मिलकर बनी है, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के और राष्ट्रपति को मिला के संसद बनती है। ठीक है, ये जो है अनुच्छेद 79 में है। 80 में है संसद राज्य लोक, ट्रिक बताए थे, सरला या सरल जनगणना। 79 80 में राज्यसभा है। राज्यसभा आपको बताए हैं, यह जो है द्वितीय सदन होता है और उच्च सदन होता है। लोकसभा को हम प्रथम सदन कहते हैं और निम्न सदन कहते हैं, उसे हम द्वितीय कहते हैं और उच्च कहते हैं। क्यों उच्च सदन होता है कि लोकसभा जो होता है वो विघटित हो जाती है। ठीक है, और राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। इसके सदस्य 5 साल बाद, देखिए 2024 आपके सामने आने वाला है, इसमें लोकसभा का चुनाव होगा। लोकसभा क्या हो जाएगी, विघटन हो जाएगा, नई लोकसभा का चुनाव होगा, जो जीतेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन जो राज्यसभा होता है इसका विघटन नहीं होता है, ये 6 साल के लिए होते हैं। इसके जो सदस्य होते हैं हर दूसरे वर्ष 1/3 जो है अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं राज्यसभा को। इसमें जो है लोकसभा जो होता है, इसमें 530 सदस्य जो होते हैं ये राज्यों से आते हैं। राज्य का मतलब जो हमारा 28 राज्य है, यहाँ से 530 सदस्य आते हैं, उनको जो है हम लोग मतलब निर्वाचित करके भेजते हैं लोकसभा के सदस्य। 530 ये हो गए। इसके बाद 20 सदस्य बचे। 20 सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, कुल मिला के 550 हो गए। 2 सदस्य एंग्लो इंडियन थे, लेकिन एंग्लो इंडियन अब क्या हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। लोकसभा में टोटल सदस्य संख्या 550 है। 530 राज्यों से 20 केंद्र शासित प्रदेशों से, एंग्लो इंडियन समाप्त हो गया। पूछता है लोकसभा की टोटल सदस्य संख्या कितनी है, आपको टिक मारना पड़ेगा 550। अब आइए हम राज्यसभा को देखते हैं। राज्यसभा जो होती है इसमें टोटल 250 सदस्य हैं, 250 हैं, 238 राज्यों से आते हैं। 238 कहाँ से आते हैं, राज्यों से आते हैं। तो 238 में कितने बच रहे हैं, 12 सदस्य बच रहे हैं। 12 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता है। ऐसे व्यक्ति को मनोनीत करता है जो कला, विज्ञान, समाज सेवी और मतलब इससे जो है, हाँ, इससे जो है उनको जो है करते हैं 12 सदस्यों को। तो यानी 238 राज्यों से 12
मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। और इधर 530 राज्यों से 20 केंद्र शासित प्रदेशों से। क्लियर हो गया लोकसभा राज्यसभा। अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता है। 80 हो गया, 79 80, अब आ गया 81, ठीक है। संसद हो गया, लोकसभा, उसके बाद लोकसभा यानी राज्यसभा हो गया 80 में, 81 में लोकसभा। लोकसभा हम आपको बता ही चुके हैं। लोकसभा जो है 530 राज्यों से 20 केंद्र शासित प्रदेशों से। इनकी लड़ने के लिए, इनको चुनाव लड़ने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, ठीक है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। इसके बाद 79 हो गया, 80 हो गया, 81 आ गए, ठीक है। तो लोकसभा अब 82 आगे, 82 का मतलब होता है जनगणना होती है, उसके बाद जो है स्थापन करते हैं 82 में। 83 में क्या है? 83 में हम आपको बताए थे इनका जो सदन है, इनका जो है अवधि है, सदनों की अवधि हम कह लें अपने भाषा में। अवधि का मतलब जान ही रहे इनकी अवधि कितनी है। इसमें भी राज्यसभा जो आती है, राज्यसभा की अवधि जो है अनिश्चित कालों का मतलब समाप्त नहीं होती, राज्यसभा समाप्त नहीं होती है, ठीक है। 84 हो गया, 83 हो गया, 93 ना, 93 के बाद अब आ गए 83 था ना, 84, हाँ 83 के बाद अनुच्छेद 84 आ गए। 84 क्या कहता है? इनकी अहर्ताएं, अहर्ता का मतलब योग्यता क्या होनी चाहिए जो चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा या राज्यसभा सीधा जानिए, भारत का नागरिक हो और पागल दिवालिया ना हो। उसकी आयु जो है लोकसभा का अगर लड़ना चाहते तो 25 वर्ष से कम न होनी चाहिए। अगर राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते तो उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 84 हो गया। 85 में है संसद का जो है 17वां और अधिवेशन। 17वां का मतलब जैसे शीतकालीन सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है, राष्ट्रपति आहूत करते हैं, बुलाते हैं, पूरे जो हमारे सदस्य हैं सब जाएंगे राजधानी में, ठीक है। वहाँ संसद भवन है, सब बैठते हैं, सब अपना जो नियम कानून वहाँ से बनाया जाता है, सब बनता है। तो राष्ट्रपति आहूत करते हैं और राष्ट्रपति क्या करते हैं? विघटन करते हैं या सत्रावसान करते हैं। कहते हैं भैया अब सत्र समाप्त हो गया, अब आप लोग जाइए। तो कौन सत्रावसान करता है? राष्ट्रपति। और सत्र को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। आर्टिकल 85 यानी अनुच्छेद 85 के तहत। इसके बाद आता है अनुच्छेद 86 आता है। और एक चीज इसमें 85 में और आप लोग जानिएगा कि इसमें एक होता है सत्रावसान और एक विघटन हो गया, एक स्थगन होता है। स्थगन कौन करता है? हाँ यही अंतर होता है, बहुत पूछता है। स्थगन का काम लोकसभा अध्यक्ष करता है। जैसे चल रही है बहस चल रही है, कभी कभी समस्याएं कोई टीका टिप्पणी करता है तो लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो स्थगित कर, भाई 10 मिनट खातिर हम स्थगित कर दे रहे हैं, 2 घंटे खातिर स्थगित कर दे रहे हैं। स्थगन लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन जो है विघटन सत्रावसान राष्ट्रपति करता है, ठीक है। ये हो गया जो है 85। अब इसके बाद आ गए 86 अनुच्छेद आ गए। इसमें होता है 86 में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, ठीक है, अपना अभिभाषण देते हैं। इसके बाद 87 आएंगे तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है, ठीक है। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं अनुच्छेद 88, ठीक है। आज अनुच्छेद 88 से हम और आप देखेंगे अनुच्छेद 88 क्या कहता है। सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादी का अधिकार। सदनों के बारे में ध्यान से बात को समझिए। सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार। जो सदन होता है उसमें मंत्री का क्या अधिकार है और जो है महान्यायवादी का। तो महान्यायवादी का अधिकार पहले देखिए। महान्यायवादी का क्या अधिकार होता है? वो संसद के किसी भी सदन में बैठ सकता है, चाहे यहाँ आके बैठ जाए चाहे उसमें जाके बैठ जाए, किसी में जाके बैठ सकता है, किसी कार्यवाही को सुन सकता है, चाहे जहाँ आ जा सकता है, फ्री है। कौन? महान्यायवादी। लेकिन समस्या क्या है? वो जो है मतदान नहीं कर सकता, मतदान नहीं कर सकता। किसी भी सदस्य में, किसी भी सदन में जाके बैठ सकता है, वही अनुच्छेद कर रहा है। और मंत्रियों को, मंत्री भी किसी भी सदन में आ जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, ठीक है। यही है, दोनों में आ जा सकते हैं। लेकिन जिस मंत्री जिसके सदस्य होंगे, अगर लोकसभा के होंगे तो लोकसभा में मतलब मतदान करेंगे, और राज्यसभा के होंगे तो राज्यसभा मतदान करेंगे। लेकिन महान्यायवादी दोनों में जाएंगे, मतदान नहीं करेंगे। बस दोनों में यही अंतर है अनुच्छेद 88 के तहत, ठीक है। 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। 89 जिसे हम नवासी कहते हैं, इसमें राज्यसभा का सभापति या उपसभापति। इसके पहले हम आपको बताए थे राष्ट्रपति को हम क्या कहते हैं? राज्यसभा का सभापति कहते हैं। पदेन होता है राज्यसभा के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, इसी का उसको वेतन मिलता है, उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये जो है 89 में है, ठीक है। और इसमें एक उपसभापति होते हैं। कभी कभी उनके ना अनुपस्थिति होने पर जो है, सभापति के अनुपस्थित होने पर वो सभापति कार्यभार संभालते हैं। इसके बाद आइए हम आपको बताते हैं अनुच्छेद 90, ठीक है। उप सभापति का पद रिक्त होना या पद त्याग पद से हटाया जाना, ठीक है। कभी कभी सबका पद रिक्त हो जाता है या कोई कमी पाएगी, पद त्याग मतलब हटा दिया जाता है, यही 90 अनुच्छेद का आता है।
अनुच्छेद 91 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने के उपसभापति की शक्ति। जैसे राष्ट्रपति नहीं रहते हैं तो उनका काम कौन देख लेता है? उपराष्ट्रपति देखते हैं। उसी समय सभापति के अध्यक्ष अगर मौके पे नहीं है तो उनका कार्यभार और सबको कार्यवाही कौन देखता है? उपसभापति देखता है, अनुच्छेद 91 के तहत। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 92 आगे, जब सभापति या उपसभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन होगा तो वह जो है पीठासीन नहीं होगा। इसका मतलब यह होता है जैसे कभी कभी वो होता है अगर उनको हटाना हो सभापति या उपसभापति, उसी हिसाब से आगे लोकसभा और मतलब लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को वही समझ पड़ेगा। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अगर पीठासीन नहीं होंगे, अगर लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सभापति या उपसभापति को इनको अपने पद से अगर हटाया जाएगा तो पीठासीन नहीं, यानी उस कुर्सी का प्रयोग नहीं करेंगे। कहने का मतलब अपने विषय में न्याय नहीं दे सकते, वो कुर्सी का प्रयोग नहीं करें। भैया आपके ऊपर महाभियोग लगने जा रहा है या आपको हटाया जा रहा है तो आप पीठासीन उस समय नहीं बन सकते, कुर्सी का उपयोग नहीं कर सकते। और अपने विषय में कोई प्राकृतिक न्याय है, हम अपने विषय में न्याय नहीं कर सकते। कोई कहे कि आप चोरी के चोर तुरंत कहे हम नहीं चोरी किए हैं, यानी आप अपने में निर्णय नहीं दे सकते। ठीक है। वही है कि पीठासीन नहीं बनेंगे, यानी उस समय कुर्सी का प्रयोग नहीं बने, वो अध्यक्ष नहीं रह जाएंगे क्योंकि उनको हटाना है, आम जनता की तरह हो जाएंगे ये 100 सदस्य उसी हिसाब से। ठीक है। और उपाध्यक्ष कैसे लोग बनते हैं? उपसभापति उसी में चुने जाते हैं। राज्यसभा के जो सभापति सदस्य होते हैं उसी में कौन चुने जाते हैं? उपसभापति। लेकिन जो सभापति होते हैं क्या राज्यसभा के सभापति सदस्य होते हैं? नहीं होते हैं। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो उस सदन का सदस्य नहीं है बट उसका अध्यक्षता करता है? तो उपराष्ट्रपति। सदन के सदस्य का नहीं होते हैं लेकिन उसका क्या करते हैं? अध्यक्षता। ये उपराष्ट्रपति है। ठीक है। जो उपसभापति होते हैं उनका हम उपराष्ट्रपति को सभापति कहते हैं। उपसभापति जो होते हैं उनका सदस्य रहते हैं, वही चुना जाते हैं। ठीक है। और जो सभापति होते हैं सदस्य नहीं रहते। आइए देखिए 93 लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अब तक हमने क्या पढ़ा है? 88 पढ़ा, मतलब 89 पढ़ा, सभापति और उपसभापति पढ़े ना, यानी सभापति और उपसभापति कहाँ होते हैं? राज्यसभा में। अब आए हैं लोकसभा में, आ रहे हैं कहाँ रहे हैं? लोकसभा में। लोकसभा में कौन होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष आपस में चुन लिए जाते हैं। ठीक है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है आपस में चुन लिए जाते हैं, जो उपाध्यक्ष होते हैं उनको विपक्ष को बना दिया जाता है। ठीक है। हाँ, उपाध्यक्ष को विपक्ष वाले को चुन के बना दिया जाता है, जो अध्यक्ष होते हैं उनको चुन लिया जाता है। ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण पद है और लोकसभा के अध्यक्ष समझ लीजिए जितना वेतन सभापति पाता है, सभापति का वेतन कितना वर्तमान में है? 4 लाख, जिसे हम उपराष्ट्रपति कहते हैं। तो 4 लाख वेतन लोकसभा का जो है अध्यक्ष का है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो कहने का मतलब यही है, इनको 4 लाख वेतन मिलता है। कि जो है लोकसभा के मतलब अध्यक्ष होते हैं। जितना लोकसभा यानी लोकसभा और राज्यसभा जब बैठती है तो इनका पूरा जो है कार्यवाहियों का संचालन सब कुछ लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आइए अब इसके बाद 94 देखते हैं, पद रिक्त होने या पद से हटाया जाना। जैसे उधर उनको पद रिक्त होने हटाया जाना वैसे सेम प्रक्रिया यही में। 95 अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष की शक्ति। अगर मौके पे अध्यक्ष नहीं है तो जान लीजिए उपाध्यक्ष, प्रधानाध्यापक नहीं है तो प्रधानाध्यापक। ठीक है। यही प्रक्रिया। प्रधान नहीं हो तो प्रधान। तो ऐसी सब प्रक्रियाएं होती हैं जो है उनकी अनुपस्थिति में कार्यभार संभालते हैं। अनुच्छेद 96 कहता है जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाया जाना हो तो पीठासीन नहीं होते हैं। जैसे उसमें सभापति और उपसभापति को हटाया जाना होता है तो पीठासीन नहीं होते हैं, उसी हिसाब से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अगर हटाया जाना होगा तो वो पीठासीन नहीं होगा। कहने का मतलब उस चेयर का प्रयोग नहीं करेंगे, उस मतलब अध्यक्ष नहीं रह जाएंगे क्योंकि उनको हटा रहे हैं तो आम नागरिक की तरह हो जाएंगे। ठीक है। अब आगे 97 अनुच्छेद। 97 अनुच्छेद कहता है सभापति और उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। कहने का मतलब जो सभापति हैं देख लीजिए, उपसभापति हैं, यह लोकसभा के अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं, इन सबका वेतन अनुच्छेद कहाँ है? 97 में। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का वेतन और राज्यसभा के सभापति उपसभापति के वेतन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 97 में। इनका वेतन की बात कही गई है। ठीक है। एकदम समझ लीजिए वेतन कहाँ है? 97 में। और शपथ कहाँ है? अनुसूची 3 में। ठीक है। ये वेतन है तो वेतन कहाँ है? लोकसभा और उपाध्यक्ष का, सभापति उपसभापति का कहाँ है? 4 लाख होना हो पाटे 4 लाख इनका भी है। लोकसभा अध्यक्ष का वर्तमान में वेतन 4 लाख है और राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? 4 लाख है। ये अनुच्छेद 97 हो गया। इसके बाद अनुच्छेद 98 हम आते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 98 कहता है इसमें संसद का सचिवालय है। ठीक है। अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय है।
उसके बाद फिर अनुच्छेद 99 आएंगे, तो जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका शपथ का प्रावधान है। ठीक है, आइए अनुच्छेद 98 हम देखते हैं। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय, संसद का सचिवालय। इसके बाद अनुच्छेद 99 आ जाता है। अनुच्छेद 99 जो है क्या करता है, सदस्यों का शपथ। ठीक है, इसमें एक प्रोटेम स्पीकर होता है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है, वो सबको क्या करता है, शपथ दिलाता है। आप लोग कभी कभी जब नई लोकसभा गठित हो तो देखना चाहिए टीवी पे कितना अच्छे से शपथ उपथ दिलाते हैं, सब आते हैं, पूरा मंत्रालय रहता है, सब शपथ आते हैं, अपना शपथ दिलाते हैं। जो जैसे पंजाबी लोग आज फर्स्ट क्लास देखेंगे, उनके फर्स्ट क्लास अपना पहनावा, पंजाबी पगड़ी पहन कितना अच्छा लगता है लोगों को, कि सब अपने जैसे जिसका रीति रिवाज है उसी हिसाब से आते हैं। तो ठीक है, तो 98 जो है संसद का सचिवालय, 99 सदस्यों का शपथ है। सदस्यों का कौन सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का शपथ। उसके बाद अनुच्छेद 100 आ जाता है। आपको बताएं 100, 200, 300 तो एकदम याद करिए। अनुच्छेद 100, 200, 300। ठीक है, अनुच्छेद 100 बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम जो कहते हैं गणपूर्त कह दीजिए। ठीक है, या कोरम। ठीक है, इसको हम समझा रहे हैं अभी। गणपूर्त या कोरम का मतलब ये होता है, कहने का मतलब ये होता है जैसे टोटल लोकसभा के सदस्य संख्या कितना है, 550। तो पूछता है गणपूर्त कितना होना चाहिए। अभी 2016 के टीजीटी परीक्षा में पूछा गया था क्वेश्चन, तो 1/10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1/10। 1/10 का मतलब 5 0 कट गया 55, यानी 550 में पूरे जो है 55 सदस्य रहेंगे तभी कोरम चलेगा, नहीं तो कोरम तो मतलब चलबे नहीं करेगा। जैसे हमारा कहने का मतलब हम आपको पढ़ाएंगे कब, कहते हैं आप लोगों की जितनी जनसंख्या है, टोटल जनसंख्या के 10% आप रहेंगे तभी पढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे। तो वही पूछता है कोरम के लिए कितना आवश्यक है, तो कोरम के लिए कितना आवश्यक है, 1/10। टोटल सदस्य संख्या का 1/10, तो 1/10 निकालेंगे तो कितना होगा, 55। अगर 1/10 दिए है तो उसको विकल्प में टिक मारिएगा, अगर 55 दिए रहेगा तो 55। ठीक है, यही कोरम होता है। ठीक है, अनुच्छेद 100 तक हम आपको बताए। अब अनुच्छेद 101 आ जाता है। ठीक है, 101 में वही जो है इनका जो पद रिक्तियां होती हैं संबंधित हैं। ठीक है, 101 में रिक्तियां हैं, इनके पद कैसे हैं, तो यहाँ तक समझ में आया जहाँ तक हम आपको बताए। ठीक है, इसके बाद अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे 100 लेके जो है सीधा 24 तक सुप्रीम कोर्ट है, तो 23 तक बताएंगे। ठीक है।